गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज जो न्यूज आ रहा है वह यह है कि हमारा एफडीआई इनफ्लो 43% डिक्रीज हो गया है 2023 में। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफडीआई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो विदेश से आती है और ये विदेश से आने वाली इन्वेस्टमेंट 2023 में भयानक रूप से कह सकते हैं करीब करीब 43 यानी कि 43% नीचे गिर के 28 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जो कि पिछले साल करीब करीब आपका 49.3 बिलियन डॉलर थी। अब आप समझ सकते हैं 2022 में थी 49.3 बिलियन डॉलर, 2023 में आके हो गई है हमारी 28 बिलियन। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा या क्या कारण रहा होगा, ये समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि एफडीआई एक्चुअली भारत में या भारत जैसे अन्य देशों में क्या रोल अदा करती है आर्थिक विकास के पूरी की पूरी प्रक्रिया में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एफडीआई के इंपॉर्टेंस को कि एफडीआई है क्या और एफडीआई क्यों जरूरी होती है किसी भी देश के लिए, खासकर जब वह विकासशील देश हो। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि भारत का जो मूलतः आर्थिक समृद्धि है वो कहां पर है आपका। तो याद रखिएगा, लो इनकम आखिर क्या है हमारे देश में, इसका महत्व या क्या कह लीजिए इसे पूरा का पूरा लो इनकम किस प्रकार से पूरा प्रभावित कर देता है हमारे कह सकते हैं आर्थिक विकास को, यह समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो लो इनकम के साथ सबसे पहली चीज जो जुड़कर आती है कि जब लो इनकम होगा तो यहां पर याद रखिएगा लो सेविंग्स भी होती है। अब जब निश्चित तौर पर आय कम है तो निश्चित तौर पर बचत भी कम ही होगी, बचत कभी भी ज्यादा नहीं होगी। और जब लो सेविंग्स होता है तो इसका रिजल्ट पड़ता है लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हालांकि लो इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा ये क्यों है, तो लो इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला चीज यहां पर याद रखिएगा कि लो इनकम क्या जनरेट कर रहा है, तो यहां पर हमेशा ध्यान देंगे लो कैपिटल। लो सेविंग से हमारा क्रिएट हुआ लो कैपिटल, और लो कैपिटल होगा तो निश्चित तौर पर लो प्रोडक्शन भी होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लो प्रोडक्शन जब होगा तो निश्चित तौर पर लो इनकम भी होगा। तो एफडीआई कहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। क्योंकि भारत एक निम्न आय वाला लोअर इनकम वाला देश है जहां पर लोगों की आय कम है। अब जब आय कम होती है तो निश्चित तौर पर बचत भी कम होती है, और बचत कम होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है, और जब कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो निश्चित तौर पर लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की या छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं उनकी स्थापना नहीं कर पाएंगे, और नतीजा क्या होगा, लो प्रोडक्शन होगा, और लो प्रोडक्शन फिर से हमारा लो इनकम को जनरेट करेगा। तो इस पूरे साइकिल को तोड़ने का तरीका है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लो कैपिटल को यहां पर से तोड़ा जाता है एफडीआई के जरिए। अब एफडीआई क्या करती है, विदेश से पैसा आता है भारत में कल कारखाने उद्योग को खोलने के लिए। याद रखिएगा भारत में करीब करीब 142 करोड़ लोग रहते हैं। अब 142 करोड़ लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये एफडीआई आती है ताकि विदेशी चीजें या विदेशी निवेश से चीजें बनाई जा सके। अब यहां पर निश्चित तौर पर जो कंपनियां आएंगी वह अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी। अब टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं, कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी भी आई तो निश्चित तौर पर भारत में प्रोडक्ट क्वालिटी भी सुधरती है। दूसरा, कैपिटल की जो कमी है वो कम होती है, और लो कैपिटल के जगह पर एफडीआई जब आता है तो लो प्रोडक्शन से आप कह सकते हैं हम लोग मोर प्रोडक्शन की ओर जाते हैं, और जब मोर प्रोडक्शन होगा तो मोर इनकम होगा, आय बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एफडीआई एक रास्ता है जिसके जरिए भारत में कह सकते हैं रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, या कह लीजिए लोगों के आय को बढ़ाया जाता है। लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि भारत में विदेशी निवेश घट गया। तो यहां पर याद रखिएगा भारत में विदेशी निवेश सिर्फ भारत में ही नहीं घटा बल्कि पूरे विश्व में घटा, लेकिन भारत में घटने का कुछ ज्यादा कह सकते हैं प्रतिशत देखा गया 43%, क्योंकि 5-10% तो हर जगह घटा है, यहां पर 43% हमारी एफडीआई घट गई, जो कि निश्चित तौर पर एक चिंता का सबब है। और संभवतः होने वाले 2024 के चुनाव का
पूर्व प्रभाव भी रहा होगा कि 2024 में आखिर किस प्रकार की सरकार बनेगी, क्या वह विदेशी कंपनियों के लिए बेहतर माहौल दे पाएगी, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। खासकर वैसी स्थितियां जब हंग पार्लियामेंट बन जाती है तब निश्चित तौर पर जो देश का आर्थिक विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो इसके डर से भी संभवतः हो सकता है 2023 में कम हुआ हो विदेशी निवेश। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बताता चलता हूं कि आखिर यहां पर ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में सबसे पॉजिटिव चीजें क्या निकल कर आई। निवेश की मात्रा जरूर कम हुई, लेकिन अगर आप देखेंगे टॉप 5 रेसिपिएंट अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। यहां पर याद रखिएगा यूएसए के पास 334 प्रोजेक्ट गए हैं, वहीं पर इंडिया के पास 163 प्रोजेक्ट गए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर है इटली जहां 116 प्रोजेक्ट गए हैं। अब यहां पर याद रखिएगा प्रोजेक्ट वाइज तो हम लोग दूसरे नंबर पर एफडीआई में है, लेकिन अगर बात करेंगे अमाउंट वाइज तो फिर निश्चित तौर पर दूसरे या तीसरे चौथे पर भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर याद रखिएगा निश्चित तौर पर भारत के कह सकते हैं पूरे आर्थिक तंत्र में विदेशियों के द्वारा विश्वास की कमी को हम लोग मुख्य कारण मान सकते हैं। लेकिन देखो यहां पर सबसे पॉजिटिव चीज क्या निकल कर आ रही है कि सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कंपनियां भारत में आ रही हैं। निश्चित तौर पर भारत में जो कंपनियां आ रही हैं वो काफी कम निवेश लेकर आ रही हैं, काफी कम निवेश लेकर आ रही हैं। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसका टोटल हम देखेंगे कि कितने बिलियन डॉलर आए तो वो बिलियन डॉलर में हमारे यहां काफी कम देखने को मिलता है। तो यहां पर इस चीज को याद रखिए कि ये एक प्रकार से बतलाता है कि अभी भी भारत विश्व के निवेशकों का भरोसा नहीं जीत पाया है। निश्चित तौर पर इसके कुछ कारण हैं और उन कारणों का सरकार को निदान करना चाहिए, लेकिन यह कम से कम एक खुशी की बात है कि हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लाने वाले देश बने हैं। सबसे ज्यादा 163 बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे देश में आए हैं। हमसे आगे सिर्फ एक ही देश है 334 प्रोजेक्ट के साथ, अमेरिका। चलिए, तो ये था हमारा एफडीआई का पूरा माहौल कि क्या चल रहा है अभी हमारे पूरे के पूरे देश में। लेकिन चलिए, इस एफडीआई से आने वाले समय में निश्चित तौर पर विकास की संभावना और ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां पर विकास जैसे जैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा तो और ज्यादा एफडीआई भी हमारे देश में आएगी। अब यहां पर इस चीज को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये एफडीआई एक चीज होती है, जबकि दूसरे तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर एफडीआई के अलावा भारत में विदेशी निवेश के अलावा अन्य प्रकार से भी पैसे आते हैं। एफडीआई का महत्व क्या है इस चीज को समझते हैं जब हम लोग, तो देखते हैं एफडीआई के जगह पर विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है और वो विदेशी मुद्रा कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों को एक स्थायित्व की गारंटी भी देता है, क्योंकि जो कंपनियां आएंगी एफडीआई लेकर उनका पैसा तो आरबीआई में रख लिया जाएगा और उसके जगह पर क्या होगा, वह देश के रुपए को लेकर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो डॉलर से तो देश के अंदर काम होता नहीं है, लेकिन इससे होता यह है कि डॉलर का भंडार हमारा भरा हुआ रहता है। इस पर्टिकुलरली वीक में हम लोग 670 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व पर जा पहुंचे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा 670 बिलियन डॉलर। अभी हम लोगों से अगर बात करेंगे तो आगे स्विट्जरलैंड, अमेरिका और चाइना, ये 3 देश हैं फॉरेन रिजर्व में, हम लोग चौथे नंबर पर यहां पर हैं। तो यहां पर याद रखिएगा ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि 700 बिलियन डॉलर के अराउंड हम लोग पहुंचने वाले हैं। 670 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब यहां पर दूसरे न्यूज के ऊपर आज का मैं आता हूं कि दूसरा हमारा महत्वपूर्ण न्यूज आज क्या निकल कर आ रहा है। होम पेज ओवरसीज इंडियन सेंड बैक ओवर 100 बिलियन अगेन। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर विदेशियों को भरोसा हो न हो, लेकिन भारतीयों का भरोसा बढ़ा है जबरदस्त रूप से। कैसे बढ़ा है इस चीज को देखिए। भारत के वे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने लास्ट ईयर भेजे हैं 125 बिलियन डॉलर। कहां 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई के लिए हम लोग परेशान हैं, उससे 4 गुना से भी ज्यादा, 5 गुना करीब करीब 125 बिलियन डॉलर हमारे देश में भेज दिया है हमारे देश के वे लोगों ने जो भारत से बाहर रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे भी फॉरेन रिजर्व हमारा भरा हुआ दिख रहा है और भरा हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा भारत के बाद दूसरे नंबर पर है मैक्सिको,
जहां पर उसके लोगों ने 66.2 बिलियन डॉलर भेजे हैं। तीसरे नंबर पर खसक कर आ गया है चाइना, जहां लोगों ने 49.2 बिलियन डॉलर भेजे हैं। यहां पर याद रखिएगा, आज से 4 साल 5 साल पहले चाइना नंबर 2 पर हुआ करता था। अगर हमारे यहां 100 बिलियन डॉलर भेजे जाते थे तो वहां भी 100 बिलियन डॉलर वहां के चाइनीज भी भेजते थे। लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था में यह बतला रहा है कि चीनियों का भरोसा कम हुआ है। अब वो चीनी जो चीन से बाहर रहते हैं वो अपने देश में वापस पैसा नहीं भेज रहे हैं, वो जिस देश में रह रहे हैं वहीं पर पैसा स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनका भरोसा अपने देश के प्रति डिगा है। लेकिन ऐसा भारत में बिल्कुल नहीं है। भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग अब पैसे भेज रहे हैं, एनआरआई जो है, क्योंकि उनको पता है कि भारत का विकास एक स्थायी विकास है। नतीजा 125 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे लास्ट ईयर विदेश से भारतीयों ने हमारे देश में भेजे हैं, तो जो कि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। चौथे नंबर पर फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान इत्यादि सारे देश आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये भारतीय, जो गैर अप्रवासी भारतीय हैं उनका भारत के ऊपर भरोसा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये वे लोग हैं जो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में सफल ही नहीं सफलतम व्यक्तियों में शुमार किए जाते हैं। और वो जब भारत में वापस अपना पैसा लेकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये हिस्सा है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम लोगों ने इससे पहले देखा कि बहुत सारी एफडीआई वाली कंपनियां, नंबर ऑफ अगर बात करेंगे प्रोजेक्ट का तो वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन अमाउंट कम है। तो यहां पर याद रखिएगा, विदेशियों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है भारत की इकोनॉमी पर, लेकिन भारतीयों का भरोसा पूरा का पूरा फुल है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज था हमारा। अब यहीं पर याद रखिएगा, एक थोड़ा सा पुराना न्यूज के ऊपर आपको मैं लिए चलता हूं। ये आपका जस्ट 1 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है। अप्रैल में सिर्फ 1 महीने में 1 बिलियन डॉलर विदेशियों ने भारत में भेजे थे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं 1 महीने अप्रैल में ही सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जबरदस्त रूप से भारतीयों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा रहा है। वैसे भारतीय जो अप्रवासी हैं, जो एनआरआई हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनका भारत में वापस कह सकते हैं कि रुझान बढ़ा है। ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव साइन है। यार चलिए आगे चलते हैं। भारत में आज के टाइम में अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घट रही है वो है एविएशन सेक्टर में। अक्सर बात आता है नौकरियों की कमी हो रही है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आ रही। लेकिन एक्चुअली है क्या कि नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। हम लोग चाहते हैं, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि जब तक व्यक्ति स्थिर रहता है, जब तक उसे धक्का मारा ना जाए, लतियाया ना जाए, तब तक वो अपनी स्थान को छोड़ता नहीं है। तो हमारी भी स्थिति कमोबेश वही है। हम उसी 20 साल 15 साल पुराने पैटर्न में जीना चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा तो यही काम है, हम इसी के ऊपर करते रहेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, नौकरियों के पूरे अगर कहेंगे स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। स्वरूप में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को देखिए। इंडियाज डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इज नाउ 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली। तो विश्व में जो हमारा डोमेस्टिक एयरलाइंस का मार्केट है वो विश्व में 3रे नंबर पर जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। एक योजना आई थी 2016-17 में, उड़े देश का आम नागरिक। तो उस योजना का इतना अच्छा इंपैक्ट है कि आज हम लोग विश्व में 3रे नंबर पर आ चुके हैं ग्लोबली, जहां पर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एयरलाइंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं नंबर 1 पर है यूएसए, 2रे स्थान पर चाइना और 3रे स्थान पर इंडिया आ चुका है, जो कि करीब करीब आपका 6.9% का एनुअली ग्रोथ रेट के साथ है। तो एविएशन इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ रही हैं। अब यहां पर टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल, दोनों प्रकार के पोस्ट मिलेंगे आप लोगों को। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के और विश्व के हिसाब से। तब आप समझ सकते हैं कि नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। आप पुराने पैटर्न पर लगे रहेंगे तो वहां पर समस्याएं आपके लिए होंगी। तो पैटर्न बदलिए। अब आप बात करेंगे 1990 के दशक में, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो हर जगह टेलीफोन बूथ हुआ करते थे। आज आपको वो टेलीफोन बूथ कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जरूरत ही नहीं है, हर किसी व्यक्ति के पास जेब में मोबाइल है, इंटरनेट है। अब वो क्यों जाएगा पीसीओ के ऊपर फोन करने के लिए। सिमिलरली आज के टाइम में एविएशन सेक्टर में बूम की स्थिति है और 2 कंपनियां मिलके सिर्फ आपका इंडिगो
और एयर इंडिया, ये दोनों मिलके 1000 एयरक्राफ्ट परचेज कर रही हैं। अब आप समझिए कि कितने एयरक्राफ्ट परचेज हो रहे हैं, 1000। ये न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि ये 1000 एरोप्लेन्स जो खरीदे जा रहे हैं, उससे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में भी रोजगार की बहार आई हुई है। तो भारत आज न सिर्फ भारत के लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत का महत्वपूर्ण रोल है रोजगार प्रदान करने में। तो भारत के अंदर की ही बात नहीं है, ये पूरा वैश्विक स्तर पर इसका है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास जितने भी एरोप्लेन्स यूज हो रहे हैं, उन्हें बनाने की कैपेसिटी नहीं है। हम लोग के पास वैसी कंपनियां नहीं है जो भारत में एयरबस बना सके या इस बोइंग के विमान बना सके। तो यहां पर आपको तो जाना पड़ता है अमेरिका और फ्रांस के पास ही, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही। तो यहां पर याद रखिएगा 1000 एयरक्राफ्ट परचेज हो रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज है और निश्चित तौर पर ग्लोबली कह सकते हैं कि ये जॉब के नए पैटर्न को भी दिखलाता है। 6.9% का एनुअल ग्रोथ रेट है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक और उभरती हुई तस्वीर से आपको रूबरू मैं कराता हूं। यहां पर याद रखिएगा, यूनिकॉर्न काउंट्स में रेज टू 152 इन 5 इयर्स। यूनिकॉर्न की संख्या पिछले 5 सालों में 152 बढ़ गई है। तो यहां पर याद रखिएगा 152 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कौन होता है? जिस कंपनी का वर्थ 1 बिलियन के आसपास हो जाता है, उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। तो नए यूनिकॉर्न आ गए हैं 152। अब आप समझिए ये यूनिकॉर्न का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा हमारी इकोनॉमी में। अब आप कल्पना कीजिए, आज के टाइम में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इस प्रकार की कंपनियां कितने लोगों को रोजगार दे रही है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात करेंगे 1990 के दशक में, बहुत सारे 80 और 90 के दशक में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस इत्यादि सारी कंपनियों की स्थापना हुई थी और आज वह 2 लाख 3 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। एक एक कंपनी, हर कंपनी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो यहां पर याद रखिएगा लास्ट 5 साल में 152 यूनिकॉर्न आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर आज से 10 साल 15 साल के बाद यही यूनिकॉर्न आपका टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की तरह बड़ी कंपनियां बन जाएंगी और वह भी 2 लाख 3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था की एक उभरती हुई तस्वीर है जिसे आप समझ सकते हैं। यहां पर हम लोग अब बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, चूंकि यहां पर याद रखिएगा इस मंथ के शुरुआत में आपका 7 तारीख को ये पूरा का पूरा डिसीजन आया था। तो यहां पर देख लीजिएगा, सॉरी, जून 5 से 7 के बीच में आया था और अभी आपका 10 दिन के बाद से फिर से इसका, जुलाई के बाद अगस्त में इसकी फिर से रिव्यू होनी है। तो क्वेश्चन कहां पर आता है, किस प्रकार से आता है, ये समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये जो 5 जून से 7 जून 2024 वाली बैठक थी, इसमें कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉलिसी चेंजेस इसमें नहीं हुआ था। यहां पर अगर बात करेंगे तो रेपो रेट हमारा 6.5% के ऊपर एज इट इज बरकरार था। तो डेट भी याद रखिएगा, ये 5 से 7 जून। अगर परिवर्तन होता है, अब जून के बाद जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में अगर बात करेंगे तो अगस्त में जो चेंजेस होंगे ये फिर से अगस्त में आपका 5 से 7 अगस्त के बीच में ये परिवर्तन होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इस लास्ट डेट जो होता है उसके आसपास अगल बगल कर दिया जाता है क्वेश्चन। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए रेपो रेट चेंज हुआ होता तो यहां पर वो 7 जून से इफेक्टेड होता, तो यहां पर आपसे पूछेगा 8 जून को रेपो रेट क्या था या 6 जून को रेपो रेट क्या था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आज के एग्जाम्स में। तो यहां पर याद रखिएगा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। रेपो रेट 6.5% पर बना हुआ है। एसडीएफ आपको पता ही है, उससे 0.25% कम होगा, जबकि बैंक रेट और एमएसएफ 0.25% ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ये सारा का सारा डिसीजन है। अब यहां पर याद रखिएगा इस पूरे के पूरे आरबीआई के जो 2 बाई मंथली मीटिंग होती है, उस बाई मंथली मीटिंग में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में भी चर्चा की गई। अब ये भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में अगर 24-25 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 7.2%।
जिसमें से पहला क्वार्टर में 7.3% है, दूसरे क्वार्टर में अगेन 7.2 है, तीसरे में 7.3, चौथे में 7.2। यहां पर याद रखिएगा विश्व में यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिया नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट तो कई और देशों के भी है लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज उतना नहीं है। आज का रिकॉर्ड 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 7.2% के दर से अगर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड का सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है। इवन चाइना भी इतनी तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी स्थितियां किस प्रकार की हैं। तो यहां पर याद रखिएगा 2024-25 के लिए अगर बात करेंगे तो 2024-25 के लिए पूरा का पूरा हमारा टारगेट है 7.2% का टारगेट रखा गया है। अब इसी में हम थोड़ी सी और चीजों को बतलाएं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका 7 जून को डिसाइड हुई थी उसमें कुछ और चीजों के बारे में भी चर्चा थी। क्या क्या चर्चा थी जरा ध्यान से देखिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज सीन सब्सिक्वेंट मॉडरेशन सिंस फरवरी 2024। अब यहां पर मॉडरेशन की ओर है फरवरी 2024 से। हालांकि अभी आप बात करेंगे जुलाई अगस्त, इसमें इन्फ्लेशन की दर सबसे ज्यादा होगी। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट आएगा 2 दिन के बाद, आपका 1 दिन के बाद, जैसे ही महीना खत्म होगा जुलाई का, तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिखेगा। कारण यह है कि हर साल इस सीजन में आपका जुलाई महीना, अगस्त महीना, सितंबर महीना, ये 3 महीने में इन्फ्लेशन ज्यादा होता ही है निश्चित तौर पर। अब यहां पर याद रखिएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, पहले तो समझ लीजिए कि व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन फरवरी से लेके आपका जून तक मॉडरेट था, बिल्कुल सही है, लेकिन जून के बाद ये मॉडरेट से आपका निश्चित तौर पर बदलेगा और बढ़ेगा। तो यहां पर समझ लीजिए कि ये चीजें किस प्रकार से जा रही हैं। सबसे पहले तो हेडलाइन इन्फ्लेशन समझना है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में जब भी बात होगी तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा इसमें केवल 2 प्रकार का इन्फ्लेशन काउंट होता है, एक फूड ग्रेन्स का इन्फ्लेशन और दूसरा फ्यूल यानी कि एनर्जी का इन्फ्लेशन। तो 2 ही इन्फ्लेशन यहां पर मुख्यतः शामिल किए जाएंगे। पहला हमारा फूड ग्रेन से रिलेटेड होगा और दूसरा होगा हमारा एनर्जी से रिलेटेड इन्फ्लेशन। तो इन 2 को मिला के बनता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। मॉडरेट था जून तक, लेकिन जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने किसी भी साल मॉडरेट नहीं रहता। ये आपका 7 से 9% के बीच में जाएगा। चलिए इसके बारे में कल के वीडियोस में या परसों के वीडियोस में आपसे चर्चा होगी कि इन्फ्लेशन कितना गया। और मॉनेटरी पॉलिसी याद रखिएगा ये पूरा का पूरा अभी जो आप लोग देख रहे हैं 6.5% पर रेपो रेट है। 6.5% पर रेपो रेट यही है मूल कारण पूरी की पूरी आर्थिक कह सकते हैं गति को एक तरफ से तेज भी रखा गया है, दूसरे तरफ से यहां पर बात करेंगे तो इन्फ्लेशन की दर को कंट्रोल भी रखा गया। जो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि फरवरी से लेकर जून तक मॉडरेट था, तो इसके पीछे कारण यह था कि हम लोगों ने रेपो रेट को हाई करके रखा हुआ है। लेकिन जैसा आपको पहले से पता है कि रेपो रेट अगर लंबे समय तक हाई होगा, क्योंकि ये फरवरी आपका शुरुआत हुआ था 2022 से, और फरवरी 2022 से जब स्थितियां बिगड़ने लगी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, तो हम लोगों ने जून जुलाई से इसे बढ़ाना शुरू किया 2022 से। तो 2022 का आधा साल, 2023 का पूरा साल, करीब करीब 1.5 ईयर हो चुका है। फिर से 2024 का आधा साल बीत चुका है। तो मोटा मोटी 2 साल हमारा टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो किया गया है, यानी कि रेपो रेट को हाई रखा गया है। तो यहां पर याद रखिएगा जब इसे हम लोग हाई रखते हैं 2 साल तक, तो अब यह धीरे धीरे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने लगेगा। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर इसे लगातार और 1 आध साल रखा गया तो आफ्टर 1 ईयर ये डिक्रीज करने लगेगा, धीरे धीरे ये नीचे जाने लगेगा जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि ये इतनी तक ही लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। फिर भी 2 साल रख दिया गया है रेपो रेट को हाई। निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में बदलना चाहिए, और जब तक बदलेगा नहीं तब तक रोजगार की स्थितियां बेहतर नहीं होंगी, तब तक अगर बात करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा रोजगार और ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएगा। चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।